Hello student, welcome to my Booklo channel. From today we are going to start class 11th Geography, Chapter 1 Geography as a Discipline. आज से हम क्लास 11 के Geography सब्जेक्ट से Chapter 1 Geography as a Discipline की शुरुआत करने जा रहे हैं. चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चलिए आइए हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किन किन सब हेडिंग्स पर हमें ध्यान देना होगा. जैसे कि पहले है Geography as an Integrating Discipline. Second, physical geography and natural science. Third, geography and social science. Branches of geography. Branches of geography based on systematic approach. Physical geography, human geography, biogeography. इन सभी सब हेडिंग्स पे या मेन जो सर्कमफ्रेंस रहेगी उसी के अंदर हम जो भी टॉपिक्स आएंगे या स्टेटमेंट्स आएंगे उन पर डिस्कशन करेंगे. Branches of geography based on regional approach and physical geography and its importance. Okay. Now, अब हम यहाँ से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं geography as a discipline. From this chapter you will study geography as an independent subject. अब यहाँ से आप भूगोल को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 11 से. We will learn about the physical environment of Earth. अर्थ की जितने भी भौतिक वातावरण में उपस्थित चीजें हैं या भौगोलिक वातावरण है उन सभी चीजों का हम यहाँ से अध्ययन शुरुआत करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरैक्टिव रिलेशनशिप. हमारा और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उन सभी चीजों पर हम यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी. सबसे पहला प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि सर हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए. तो देखते हैं. बिकॉज आवर lives are affected by surroundings and we also depend on many resources to sustain ourselves in the surrounding areas, vice versa. Geography क्यों हम पढ़ते हैं या क्यों पढ़ना चाहिए. Because our lives are affected by surrounding. ये तो सभी को मालूम है कि हमारी लाइफ सराउंडिंग से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है. जैसे कि बाढ़ आना, बरसात होना, आंधी तूफान आना, ये मतलब कि कॉमन चीजें हैं जिनसे तो आप डायरेक्टली रिलेटेड हैं. और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अभी समझ नहीं पा रहे, मगर जैसे जैसे ज्योग्राफी को समझेंगे तो ये ज्ञान आएगा कि बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं. वी आल्सो डिपेंडेंट ऑन मैनी रिसोर्स टू सस्टेन आवरसेल्फ इन सराउंडिंग. जैसे कि हमारी एक्टिविटीज का सराउंडिंग भी इम्पैक्ट पड़ता है या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, वैसे एनवायरनमेंट का ही भी हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है. अगर हम प्राचीन काल से बात करें तो प्रिमिटिव सोसाइटी वर डिपेंडेंट ऑन एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल. आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्राचीन काल में सभ्यताएं थी या समाज था वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसे खाने योग्य पौधों पर और जानवरों पर. ओके, उसी को ही पका के जानवरों को या कच्चा ही शुरुआत में खाया जाता था. बट विद द पासेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे कि समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड. हमने अपना अनाज उगाना शुरू कर दिया. हमने ये टेक्नोलॉजी सीख ली या अन्य देशों से या माइग्रेंट से एक दूसरी जगहों से पलायन हुआ तो एक दूसरे की एक्टिविटीज से धीरे धीरे हमने सीखा और विकास करते चले गए. वी जस्ट आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग नाउ. Here we will try to understand all the changes step by step. जैसे जैसे हमने अपनी फूड हैबिट्स में, खाने की आदतों में और अपने पहनावे में बदलाव किया है, उन सभी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप ज्योग्राफी में ही समझेंगे. ओके, कैसे ये बदलाव आए. आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज ज्योग्राफी. जो आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, अगला क्वेश्चन होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या. ठीक है, हम पढ़ तो रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने रीजन बता दिया कि व्हाई वी आर स्टडीइंग ज्योग्राफी, बट व्हाट इज ज्योग्राफी. पहले ये तो बताइए कि ज्योग्राफी है क्या. इन ए सिंपल टर्म, अगर हम बहुत ही साधारण शब्दों में कहें तो वी कैन से ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. ज्योग्राफी अर्थ का, पृथ्वी के विषय में एक विवरण है. मींस ज्योग्राफी से हम समझते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी होगी और जो भी आजकल हमें फीचर्स इस पे दिखाई देते हैं वो कैसे बन रहे हैं या बने होंगे. And the term geography was first coined by the Eratosthenes. Okay, ये सबसे पहले इनके द्वारा ये टर्म, ये शब्द यूज किया गया था.
स्टिनेज के द्वारा। Geography derives its database from all and natural social science and attempts their synthesis. Geography derives its database. Geography जो अपना database लाती है या जो फैक्ट आप लोग पढ़ते हैं वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंस। नेचुरल भी, प्राकृतिक भी और सामाजिक दोनों तरीके के विज्ञानों को यहाँ पे पढ़ने का हमें मौका मिलता है। एंड अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस, और उनपे हम सिंथेसिस तैयार करते हैं। बहुत सारे अभी यहाँ पे आपको सब कैटेगरी देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप ये भी पाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कैसे कोरिलेटेड है एक दूसरे से। Geographers do not study only the variation in the phenomena over the earth but also associate. जो जोग्राफर होता है या जो ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसको क्या करना होता है? नॉट ओनली स्टडी द वेरिएशन इन द फिनोमिना, जो फिनोमिना है या जो फिजिकल फीचर उपलब्ध हैं पृथ्वी के सरफेस पे या इसके अंदर सतहों पर, उनमें वेरिएशन क्या भिन्नताएं हैं, केवल इस पे नहीं हमें अध्ययन करना है, हमें ये भी समझना है कि ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से एसोसिएट हैं, जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉपिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। आपने देखा होगा कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो अनाज उगाया जाता है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वो सभी जगह क्या है? अलग अलग है। तो ये क्यों है? ऐसा क्यों है रीजन कि कहीं पर चावल उगता है, कहीं पे गेहूं उगता है, कहीं पे सब्जियों को ज्यादा उगाया जाता है, कहीं पे जूट, कपास, ऐसा क्यों? बट दिस वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न एज अ फिनोमेना इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन सॉइल। जो कुछ मेजर कॉजेज है उन पे यहाँ पे हम नजर डाल देते हैं, जैसे कि सॉइल वेरिएशन। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ जाएंगे या नॉर्थ साउथ जाएंगे, जैसे भी आप जाना चाहें, तो आपको मिट्टी में कई वेरिएशन मिलेंगे, कई तरीके की मिट्टी मिलेगी, लाल, पीली, ठीक है, काली मिट्टी। एंड क्लाइमेट में भी आप चेंजमेंट देखेंगे। जितनी ज्यादा बरसात नॉर्थ इंडिया में नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा बरसात साउथ इंडिया में होती है। डिमांड क्या है, कहाँ पे किस चीजों की डिमांड ज्यादा है, उस तरीके से वहां के पे उसका उत्पादन भी ज्यादा किया जाता है। या वहां के फीचर्स या ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, किस चीज को उगाया जा सकता है, आसानी से उपज हो सकती है, उस हिसाब से डिमांड भी जनरेट होती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप चाय के बागान वगैरह ज्यादा देखेंगे या केरल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर, जोग मींस जो भौगोलिक दशाएं हैं, वो इस तरीके के उत्पादन के लिए अनुकूल है। ओके, डिमांड कैपेसिटी ऑफ फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स। कैपेसिटी ऑफ फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट, और ये भी डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ फार्मर टू इन्वेस्ट, कि वहां का किसान कितना सक्षम है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट मींस तकनीकी का उपयोग में कितना समर्थ है। ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं कि वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेचर हैज इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेचर ने क्या किया है, जो मानव जीवन के बहुत से पहलू हैं उन पे गहरा प्रभाव डाला है। इट्स इम्प्रिंट कैन बी नोटिस ऑन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन। नेचर ने कैसे डाला है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, साउथ में ज्यादातर लोग इडली, डोसा, ये सारी चीजें खाते हैं, ठीक है। नॉर्थ में ऐसा नहीं है, नॉर्थ में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब ज्यादा खाया जाता है। क्लोथिंग पैटर्न भी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोथिंग पैटर्न नॉर्थ में पैंट शर्ट ज्यादातर पहने हुए लोग मिलेंगे, साउथ में जाएंगे वहां पे लुंगी चलता है, कुर्ता चलता है, ये सारी चीजें। शेल्टर है, बहुत से ऐसी जगहों पे जहाँ पे अलग अलग तरीके के मकान बनाए गए, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। अगर आप ज्यादा नॉर्थ में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो वहां पे आपको शेल्टर थोड़ा इस तरीके के मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे पानी का या बर्फ का ज्यादा जमाव ना हो, वरना ये छत जो है वो धंस जाएगी, ठीक है। ओके, मगर आप अगर मैदानी इलाकों में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो छत मिलेगी वो एकदम इस तरीके से मिलेगी आपको, ओके, फ्लैट, ओके, ये चीज है। और ऑक्यूपेशन भी अलग अलग है सभी जगहों पे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ज्यादातर लोग कृषि से संबंधित चीजों पे लगे होते हैं, और अगर आप
शहरी क्षेत्र में आएंगे तो वहां पे आपको ज्यादातर ऑफिस वर्क वाला कल्चर मिलेगा, ठीक है। अब तो वर्क फ्रॉम होम भी चालू हो गया है। As you know that present society has passed the stage of primitive society which were directly dependent on their immediate physical environment. As you know that present society, अब देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप। As you know that present society, आज का समाज जो है has passed the stage of primitive society, अब तो हम प्राचीन काल की सभ्यता से या समाज से बहुत आगे निकल आए हैं। which were directly dependent on their immediate physical environment, हाँ, जो हमारे भौतिक वातावरण से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है कि हम आज यहाँ पर पहुंच गए हैं, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम पे पहुंचे हैं जहाँ पे बहुत कुछ अलग है अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता और आज का कंपैरिजन करें तो। फॉर सस्टेनेंस, बट सस्टेनेंस मतलब अपने आप की जीविका को या अपने रहन सहन को या अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, बट प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट बाय इन्वेंटिंग एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी। ये बदलाव ऐसा आया कहां से? ये बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पहले खेती किसानी के लिए लेबर से ये होते थे हमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, हाथ से कटाई होती थी। आज क्या है, उन सब चीजों की जगह पे हम मशीनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पंजाब हरियाणा साइड अगर आप चले जाएं तो वहां बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक, वहां पे लेबर कम, मशीनें ज्यादा कम मिल जाए आपको, ठीक, क्योंकि प्रोडक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा देना है और जल्द से जल्द देना है, क्योंकि आज के कंज्यूमरिज्म के समाज में हमें अगर वर्ल्ड से में कॉम्पीट करना है तो हमें हर एक चीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा, तो इस वजह से उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस इन मैनी वेज, जैसे कि इट रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ द लेबर, जो किसान या मजदूर जो इतनी कठिन मेहनत करते थे उसको उसने कम कर दिया। इंक्रीज्ड लेबर एफिशिएंसी, जो मजदूरों की जो एफिशिएंसी है, कार्य बनाने की क्षमता है या आउटपुट है प्रोडक्शन का, उसको उसने इंक्रीज कर दिया। प्रोवाइड लीजर टू ह्यूमन बीइंग, और क्या किया इसने, सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि इसने लीजर उपलब्ध करा दिया। मींस प्रोवाइड लीजर का मतलब ये कि आराम। पहले दिन भर लोग लगे रहते थे खेती किसानी में ही, अब क्या है, मशीन लगा दी, वो काम कर रही है, मोटर चला दी, खेतों में पानी फवारे से जा रहा है, ठीक है, पहले डालना पड़ता था। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बदलाव लाए हैं। ओके, इन अ पोएटिक मैनर, अगर हम एक पोएटिक मैनर में कहें और नेचर से बात करने की के तौर पे कहा जाए कि दैट यू क्रिएटेड द सॉइल, आपने सॉइल बनाई। आई क्रिएटेड द कप, मैंने उसका कप बना दिया। यू क्रिएटेड द नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प, आपने रात बनाई, मैंने लैम्प बना दी। भाई रात में अगर हमें काम करना है तो रोशनी चाहिए होगी। यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, माउंटेन्स, डेजर्ट, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब जंगल और झाड़ फूस यही सब बनाए और मैंने फ्लावर बेड्स और गार्डन बना डाली, नहीं, ऐसा मतलब नहीं। हाँ, हमने उनको अरेंज बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू कर दिया था, मगर अब जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ इतने ज्यादा इंडल्ज होते चले जा रहे हैं, वो सब चीजें अब पीछे कहीं छूटती हुई दिख रही हैं। ओके, अब टेक्नोलॉजी सब ज्यादातर चीजें आर्टिफिशियल, रियल चीजें तो बहुत ही कम यूज करते हैं हम लोग। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स मूव्ड फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम। अब क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी की मदद से मानव क्या करने लगा है, उस स्टेज पे पहुंच गया जहां पर वो जरूरत से आगे निकल गया है। मींस फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम। अब उसको सिर्फ जरूरतें नहीं पूरी करनी, अब उसको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। मींस मैं बैठा रहूं, काम कोई और करे। ओके, आप इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से समझिए। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें आपको क्या होता था कि काम वाली भाई और ये सब लगाने पड़ते थे, ठीक है, कर्मचारी वगैरह, मगर अब तो बहुत सी ऐसी मशीनें आ गई, ठीक है, छोटे छोटे रोबोट्स आ गए जो कि झाड़ू पोछा सब करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ज्योग्राफी एज a discipline is concerned with three set of question. Geography as a discipline is concerned with three set of question. ज्योग्राफी को अगर अनुशासन के तौर पर लेना है, समझना है, तो इन तीन क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ
पैटर्न ऑफ नेचर एंड कल्चरल फीचर। क्या करते हैं हम, ये पहचानने की कोशिश करते हैं पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर, प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो भिन्नताएं हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर, इनका पहले तो पैटर्न समझेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, कहां पे किस तरीके की प्राकृतिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं हमें देखने को मिल रही है और उसका कारण क्या है। ओके। एक्सप्लेनेशन फॉर द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस एंड द फिनोमिना। अब हम और एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको फॉर कैजुअल रिलेशनशिप, एक साधारण सा संबंध बिटवीन फीचर एंड द प्रोसेस। ठीक है, फीचर और प्रोसेस एंड फिनोमिना, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये सारी चीजें हैं कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन कंसर्न विद 3 सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, जो हम लोगों ने सब हेडिंग देखी थी पहले, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, उसी पे अब हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है जी। नाउ we should consider now world as global village। अब हम क्या करते हैं, जो विभिन्न देश हैं, मतलब कि पहले हम जो डिस्टेंस थी देशों के बीच में वो हम बहुत ज्यादा समझते थे। ठीक है, बहुत टाइम लगता था जाने आने में और वहां के लोगों से कांटेक्ट करने में, मगर अब ऐसा नहीं रहा। अब पूरा पूरा ये क्या बन गया है, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ठीक है, जहां पर एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहे वो आपके दूसरे शहर में रहता हो या दूसरे मोहल्ले में रहता हो, से लेकर आपके दूसरे देश की किसी कोने में रहता हो। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस हैव बीन रिड्यूस्ड बाय बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जो पहले था उसकी कंपैरिजन में तो बहुत ही एडवांस्ड हो चुका है, और उसने क्या किया, हमारी डिस्टेंस को कम कर दिया है। अगर सपोज दैट हमारे भाई या हमारे पेरेंट्स कहीं फॉरेन कंट्रीज में हैं और हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो बहुत ही इजी वे है वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल। ठीक है, मगर पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया है इस सेक्टर में भी। ठीक है, नाउ जैसे कि अगर हम देखें इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के रूप में, इन इंडिया हिमालयाज हैव एक्टेड एज ए ग्रेट बैरियर। हिमालय क्या करता है, एक ग्रेट बैरियर के रूप में भी काम करता है। जो ठंडी हवाएं आती हैं उत्तर की दिशा की तरफ से, उसको रोकने का भी काम करता है। ठीक है, अधिक बारिश को भी रोकता है। और क्या करता है, एंड प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन। स्वाभाविक सी बात है, उधर से जो धूल बड़ी आंधी चल रही है या ठंडे मौसम में बर्फ आ रही है, इन सब चीजों से यहाँ के जो लैंड एरिया में लोग रहते हैं, मैदानी इलाकों में, उनको प्रोटेक्ट करता है ये हिमालय। बट पासेस प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द माइग्रेंट आल्सो। ठीक है, मगर इनके बीच में क्या है, पासेस भी हैं, दर्रे आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जो कि माइग्रेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी मदद करते हैं। इनलीगल माइग्रेंट भी होते हैं। ठीक है, एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये तो आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, कितने इन्वेडर आए। ठीक है, वो इन्हीं पासेस से तो आए, और कहां से आएंगे, ऊपर से चढ़ के थोड़ी ना आएंगे। ऊपर से चढ़ के आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और पता चला आधी सीना तो वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, द sea coast has encouraged the contact with the people from east and southeast Asia, Europe and Africa। जहां पहाड़ों ने इस तरीके से रोल निभाया, वैसे ही अगर हम इंडिया के साउथ की बात करें या किसी भी देश की बात करें जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो इसने क्या किया, हमारी पहुंच को और आसान बनाया, हमने जहाज बनाए। ठीक है, उसकी मदद से हम एक देश से दूसरे देश जाने में हमें थोड़ी सुविधा हुई। ठीक है, और हमारा कांटेक्ट बढ़ा। पुराने समय में आप समझ सकते हो कि इस तटों पे कितने मिडिल ईस्ट से लोग आए हैं यहाँ पे ट्रेवल करते हुए, अपने यहाँ से बहुत सारा सामान
ले भी गए हैं और बहुत कुछ दिया भी है यहाँ के लोगों को, ठीक है। जैसे अंग्रेज बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज का, और भी बहुत है। ओके, नाउ फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल एंड नेचुरल साइंस। Geography is very much linked with the study of astronomical location and deals with latitude and longitude. ये भी आपने पढ़ा होगा, 7th 8th में पढ़ा होगा कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इससे बेहतर लोकेशन जानने को मिलती है। जो जीपीएस वगैरह आज काम करते हैं वो इन्हीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से हमें करेक्ट लोकेशन बता पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है जी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आप ले सकते हैं रफ एग्जांपल, ये आंसर राइटिंग में भी आपको मदद करेगा। इस तरीके से रफ अगर आप डायग्राम बनाते हैं तब भी वो काफी हेल्पफुल होता है टीचर को समझने के लिए कि स्टूडेंट या कंपटीशन करने वाला बच्चा क्या कहना चाहता है, ठीक है। ज्योग्राफी इज वेरी मच लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन बहुत सी हैं, मींस हमें तारों को देखना, सूरज की दूरी और उसके बारे में समझना। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है जहाँ पे नासा का स्पेसशिप पहली बार ऐसा हुआ है फ्यूचर में जहाँ पे नासा की स्पेसशिप ने सन को छुआ है, ठीक है, उसके सरफेस पे उतर पाया है। अब वहां पे सरफेस है भी कि नहीं है, केवल वहां पे ज्वालामुखी टाइप ही आग उगलते रहते हैं, ठीक है। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन एंड डील्स विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इन पे हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं इन सब चीजों में, ठीक है। Geography and social science, such as role of economic geography to study the special aspect of the production, distribution, exchange and consumption, ठीक है। ये सारी चीजें सच एज रोल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी और सोशल साइंस अदर जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस से उनसे कैसे कोरिलेट करती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मींस टू स्टडी द स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन। ऐसी ज्योग्राफी जिसमें हम प्रोडक्शन के बारे में, किसी इंडस्ट्री से उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके एक्सचेंज और कंजम्पशन के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में। ज्योग्राफी इज क्लोजली लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है। बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है किससे? डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी में, जनसांख्यिकी से। ओके, कैसे इन सभी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले आइए फिगर देख लेते हैं। फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, अगर हम यहाँ पे अर्थ को रखें, ठीक है, और भाई ज्योग्राफी का मेन अर्थ पे ही हमें ज्यादातर चीजों को अध्ययन करना है, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से ये सब कैटेगरी है, इतने टाइप्स के आपकी ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं जिन पे आपको समझने और पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये सारी हैं इस तरीके से हैं। मेट्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डेमोग्राफी। अगर डेमोग्राफी की बात करें तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी आएगी, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी आएगी, सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशल ज्योग्राफी आएगी, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आएगी, और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी आता है। अगर मैथ्स की बात करें तो वो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी। जियोलॉजी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी आएगा, मेट्रोलॉजी की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी आएगा, हाइड्रोलॉजी की बात करें तो ओशनोग्राफी आएगा उसमें, एंड पेडोलॉजी की बात करें तो सॉइल ज्योग्राफी आएगा। ये सारे फील्ड जो है ज्योग्राफी की हैं, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, और बहुत अच्छी तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। द मेजर अप्रोच ऑफ स्टडी ज्योग्राफी दो तरीके से होती है, एक तो होती है सिस्टमैटिक, दूसरी होती है रीजनल, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर एंड सेकेंड रीजनल, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल रिटर।
सिस्टमैटिक जो ज्योग्राफी है उसमें किन किन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे वो अभी हम देखते हैं आगे। सिस्टमैटिक इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अलेक्जेंडर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। एंड रीजनल इट वाज इंट्रोड्यूस बाय कार्ल रिटर। मींस दोनों ही एक ही समय के ही थे, ज्यादा मतलब कि टाइम में डिफरेंस नहीं है। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, जो कि हमने पहली हेडिंग देखी, ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच की, उसी के बारे में हम अध्ययन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। फिजिकल ज्योग्राफी, ओके, फिजिकल ज्योग्राफी मेन हेडिंग है। उसके बाद क्या आएगा इसके अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, अभी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की कई बार हमने ये वर्ड यूज किया, अब देख लेते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी है क्या। क्या आता है इसमें, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मींस स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। ओके, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, लैंड फॉर्म्स, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, वैली हो गए, कॉर्ज हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सब लैंड फॉर्म जितने भी हैं, एंड देयर इवोल्यूशन, और उनका उद्भव कैसे हुआ, वो कैसे बने हैं, एंड रिलेटेड प्रोसेस, और उनसे संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है उनको समझेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जैसे कि आपने वो लेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ऊपर ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मौसम के बारे में, क्लाइमेट, आप जरा इस पे अध्ययन कीजिएगा, हालांकि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप अभी देखिए, उस पर स्टडी कीजिए और बताइएगा मुझे माई बुकलो के ऐप पे कमेंट करके कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, क्लाइमेटिक टाइप एंड रीजन्स, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है, ठीक है, सब जगह जैसे कि हमारे यहाँ 3 सीजन होते हैं सारे रीजन्स में, या अगर हम यूरोप कंट्रीज में चले जाएं तो वहां 3 सीजन नहीं होते। तो ये क्या है, ठीक है, अब हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना आप लोग समझ जाएंगे। ओके, इसको जरा देख के आइएगा, वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। हाइड्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रेन वाटर ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके अंतर्गत हम उन सभी वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो अर्थ के सरफेस पे मिलती है, ठीक है, सी, ओशन वगैरह, ये इन सभी चीज, रिवर्स। सॉइल ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स, देयर फर्टिलिटी, स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। तो स्वाभाविक सी बात है, सॉइल ज्योग्राफी इसके वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए कि स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स, उनकी फर्टिलिटी क्या है, स्टेटस क्या है, फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे किस तरीके की मिट्टी मिलती है और उसका उपयोग किस तरीके के अनाज के उत्पादन में किया जाता है, या और भी बहुत सारी चीजें। केवल मिट्टी का महत्व इस वजह से नहीं क्योंकि उसमें अनाज उगाया जाता है, मिट्टी से तो एक बहुत बड़ी चीज है जिससे कि हमारे आज के घर बने हैं, वो है ईंट, ठीक है। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, नाउ सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल। क्या इसमें हम अध्ययन किन किन चीजों को करते हैं, द स्टडी ऑफ सोशल एंड इट्स स्पेशल डायनामिक्स एज वेल एज द कल्चरल एलिमेंट्स contributed by the society, the study of social and special dynamics, ठीक है, समाज और उसकी जो डायनेमिक्स है, मींस जो उसकी शाखाएं हैं, क्या क्या इम्पैक्ट है और कहां तक फैली हुई है, एज वेल एज द कल्चरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी, ठीक है, जो कि समाज के द्वारा सांस्कृतिक एलिमेंट्स हैं, कल्चरल एलिमेंट्स है कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी, ठीक है, जिस सोसाइटी के द्वारा दिए गए हैं समाज को, ये सब समझेंगे। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ आएगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, डेंसिटी आएगी, सेक्स रेशियो आएगा, माइग्रेशन आएगा, एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर सेट, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, जहां पे ये वर्ड नहीं होगा। ओके, तो
पॉपुलेशन ज्योग्राफी अगर हम पढ़ेंगे तो उनमें किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करना होगा हमें। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, माइग्रेशन जो है, एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, अभी हमने ऊपर हेडिंग देखी सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में। सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। नाउ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या आएगा? स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। स्वाभाविक सी बात है, इकोनॉमी में जिन जिन सब्जेक्ट को पढ़ा है हम लोगों ने, जिन जिन टॉपिक्स को पढ़ा है, ठीक है, सब कैटेगरी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी उत्पादन से जुड़ी चीजें होंगी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी है, प्राइमरी सेक्टर में आती है, टूरिज्म है जो कि सर्विस सेक्टर में कह सकते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड सर्विसेज है, तो ये सारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आती है। नाउ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर 1 2 3 तीन कैटेगरी ये है, और फोर्थ है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। स्टडी द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। मींस हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में वो सारी चीजें आएंगी कि ये प्लैनेट बने कैसे, इनका हिस्ट्री क्या है। अलग अलग तरीके के प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, सन, ये तो आप बहुत से बच्चे जानते हैं, आजकल तो छोटे छोटे थर्ड फोर्थ वाले बच्चे जानते हैं इनके प्लैनेट्स के बारे में, मगर इनके नाम उनको याद होते हैं, मगर ये नहीं मालूम होता है कि ये बने कैसे हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सी गैस अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक, कहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं जहां पे सरवाइव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टार्स के बारे में, उनसे डिस्टेंस के बारे में, ये सारी चीजें। ओके, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच पे एक तो फिजिकल हो गई, एक ह्यूमन हो गई, ये भी हमने डिस्कस किया है। फिजिकल में क्या? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, ह्यूमन में क्या क्या देखा हमने? सोशल एंड कल्चरल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक। ओके, पॉपुलेशन सेटलमेंट में रूरल और अर्बन के विषय में हम लोगों ने बताया आपको कि रूरल सेटलमेंट कैसे है, अर्बन सेटलमेंट कैसे है। और क्या है? प्रिंसिपल फिलॉसफी। ओके, प्रिंसिपल फिलॉसफी में क्या क्या आएगा? प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी कह सके, ज्योग्राफिकल थॉट, ह्यूमन इकोलॉजी, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, और मेथड एंड टेक्निक्स में क्या क्या आएगा? कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फील्ड सर्वे मेथड्स, ओके, एंड जियो इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? इंफॉर्मेटिक में क्या आएगा? जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस। जीपीएस वगैरह जानते हैं, जीआईएस, एलआईएस भी जानते होंगे आप, वरना मैं आगे डिस्कस करूंगा ये क्या है। इंटरफेस बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी मैंने बीच में आपको हेडिंग बताया है, जब स्टार्टिंग चैप्टर कर रहे थे तब सब हेडिंग में आया था बायोजियोग्राफी। ओके, तो बायोजियोग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं? इकोलॉजी आएगी, प्लांट ज्योग्राफी आएगी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी आएगी, जू ज्योग्राफी आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो अभी हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें क्या क्या चीजें हैं? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, टूरिज्म है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज है। यहाँ पे हमने कहीं डिस्कशन किया था, ये देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, नाउ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, कहां तक हमने देखा था? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। अब ये फिफ्थ नंबर क्या? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आएंगी? पॉलिटिकल इवेंट, स्टडीज, बाउंड्री एंड, एक सेकेंड रुकिएगा ना, पॉलिटिकल इवेंट्स एंड स्टडीज, बाउंड्रीज, स्पेस रिलेशन बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स, ओके, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन सिनेरियो, ये सारी चीजें आएंगी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। कभी कभी हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या चीज है, कौन सी बला है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इवेंट्स आएंगे इसमें, स्टडीज होगी उनकी, बाउंड्रीज एंड स्पेस रिलेशन बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स, ओके।
आसपास के देशों या आसपास के राज्यों या लोकल में भी, ठीक है, रिलेशनशिप को देखा जाएगा यहाँ पे। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब किसी राज्य का विस्तार होना है या घटाव होना है, उससे कुछ एरिया किसी और राज्य को दिया गया है या किसी और देश को भी दिया गया है। यहाँ तक कि मतलब कुछ सुझाव आपने पढ़े होंगे शायद कि बांग्लादेश वगैरह को जो कुछ टेरिटरी दी गई है उससे कुछ ली गई है। इलेक्शन सिनेरियो, इलेक्शन के समय की सारी चीजें। तो बायोजोग्राफी, ये बायोजोग्राफी क्या है यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था इस जगह पे, ये है बायोजोग्राफी। ओके, तो बायोजोग्राफी क्या, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? प्लांट ज्योग्राफी, स्टडीज ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जो नेचुरल वेजिटेशन किया गया है, ठीक है, उसके का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ओके, अब ज्यादा डीप में मैं नहीं यहाँ पे जाऊंगा, तो उन सब चीजों का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, स्टडीज ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जू ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आएंगी? स्टडीज ऑफ पैटर्न एंड ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट। जू ज्योग्राफी में हम एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स के विषय में पढ़ेंगे। इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इसमें क्या होगा? साइंटिफिक स्टडीज ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स की, जहां पे हम लोग रहते हैं या जानवर रहते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडीज, ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें साइंटिफिक स्टडीज में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज, और उस स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अलग अलग जगह बहुत सारी तरीके की स्पीसीज मिलती हैं, उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी हम ज्योग्राफी में, बायो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा ये जस्ट लाइक बायो, बट नॉट। ओके, क्योंकि इसमें जो हम एस्पेक्ट्स लेंगे वो किसी ज्योग्राफी बेस्ड होंगे, ना कि बायोलॉजी बेस्ड। ओके, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, प्रॉब्लम सच एज लैंड ग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें, प्रॉब्लम एज ए लैंड ग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन, ये सब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आएगा। आगे देख लेते हैं, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, रीजनल अप्रोच पे बेस्ड में स्थानीय कह सकते हैं आप इसको, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज, रीजनल स्टडीज हो गई या एरिया स्टडीज हो गई, रीजनल प्लानिंग हो गई, रीजनल डेवलपमेंट हो गया और रीजनल एनालिसिस हो गया। स्थानीय क्षेत्रों पे हम स्टडीज करेंगे, उनके एरिया पे स्टडी अध्ययन करेंगे, वहां की प्लानिंग कैसे की जाती, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाती है तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है रीजनल प्लानिंग, ठीक है। जब लोकल लेवल पे चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं तो पहले एक छोटे स्केल में की जाती हैं, फिर उसका हम बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्या होता है, रीजनल प्लानिंग की जाती है। ओके, सारी चीजें जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो पहले एक प्लानिंग की जाती है ना, ठीक है। कुछ लोग पर डे प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग 1 महीने की या 3 महीने की या 6 महीने की प्लानिंग को लेके चलते हैं। ओके, सबके अपने अपने तरीके हैं। रीजनल डेवलपमेंट, अगर हमें किसी क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्र का विकास कराना है तो वो कैसे? रीजनल एनालिसिस, और फिर वहां पे उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, मींस डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वहां के विषय में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, जैसे कि रीजनल स्टडीज हो गया, रीजनल डेवलपमेंट हो गया, जो भी हमने ऊपर बताया आपको, रीजनल एनालिसिस हो गया और रीजनल प्लानिंग हो गई। रीजनल स्टडीज एंड एरिया स्टडीज में क्या आएगा? माइक्रो रीजनल स्टडीज, मेसो रीजनल स्टडीज एंड माइक्रो, ठीक है, मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो। माइक्रो तो आप जानते होंगे छोटा, फिर मेसो उससे बड़ा और मैक्रो उससे भी बड़ा। रीजनल प्लानिंग, कंट्री और रूरल प्लानिंग हो गई और टाउन एंड अर्बन प्लानिंग हो गई। जी अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे इसके विषय में मैंने आपको बताया था रूरल एंड अर्बन प्लानिंग के बारे में। ओके, नाउ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसमें क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में हम क्या पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर के बारे में, जो अर्थ सरफेस, ठीक है,
एंड एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में एंड बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से ही आते हैं, whether it is related to the academic exam or for competition exam. Okay, geography is concerned with the description and explanation of the areal differentiation of health earth surface, ठीक है। एक ये आपको मिलेगा, मीन्स कभी कभी ये आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है कि लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि ज्योग्राफी है क्या रियलिटी में, व्हाट इज ज्योग्राफी, किसके अनुसार, रिचर्ड के अनुसार, ठीक है। रिचर्ड ने क्या कहा है, ज्योग्राफी, सर रिचर्ड कह सकते हैं आप, ठीक है। सर रिचर्ड ने क्या बताया है, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की सतह पर जो भी क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन मतलब कि क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, उनका डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन, उनका विवरण और गहन अध्ययन, ठीक है। ये ज्योग्राफी के अंदर में आता है, डिस्क्रिप्शन एंड उसका विवरण हो गया और एक्सप्लेनेशन हो गया, उसका अध्ययन हो गया, ठीक है, ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये डेफिनेशन दी गई है रिचर्ड के द्वारा, हार्टसॉन। ओके, नाउ आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।